हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए खूनी रहस्य का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खूनी रहस्य का पार्ट 1 देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि राहुल को परेशान करने वाली रूह कौन थी, और आप ये भी जान गए होंगे कि रेखा राहुल को लेकर क्यों उस गांव आई थी। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। जैसे वह रूह राहुल को परेशान क्यों कर रही थी, वो बुजुर्ग रेखा से क्या छुपा रहे थे, रेखा ने जो सपना देखा था उसका मतलब क्या था, उस कमरे का ताला कैसे खुला या किसने खोला था, उन कमरों में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें ताला बंद करना पड़ा, और वो सपना देखने के बाद जो रेखा राहुल पर अपनी जान छिड़कती थी वही उसे नज़रअंदाज क्यों करने लगी थी। इन सभी रहस्यों की हकीकत जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। जिस रात से रेखा ने सुरेश का वो धमकी भरा सपना देखा था, उस रात से वो हर वक्त बेचैन और डरी हुई रहने लगी। वो हल्की सी आहट से भी चौंक जाती। उसके डर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते थे कि जो रेखा राहुल के लिए परेशान थी और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी, वो उसे बचाने के लिए सहाय काका की मदद ले रही थी। लेकिन वही रेखा अब राहुल को नज़रअंदाज करने लगी थी। रेखा के मन में क्या चल रहा है, इस बात से अनजान सहाय काका राहुल को शांता और नंदिनी की रूह से आज़ाद करवाने के लिए बहुत बड़े तांत्रिक से मिले और उससे वो सब कुछ बताया जो रेखा से नहीं बताया था। राहुल की परेशानी को छोटी मोटी समझकर उस तांत्रिक ने सहाय काका से उसे वहीं लाने को कहा। वो समझ रहा था कि वो अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से राहुल को उन दोनों की रूहों से आज़ाद कर देगा, क्योंकि राहुल और उसकी माँ बिना उसकी मर्जी से उसके घर में रहने आए थे। और अक्सर ये होता है कि अगर किसी घर में कोई रूह है और वहाँ कोई भी रहने जाता है तो वो उसे परेशान करने लगती है। तांत्रिक से मिलने के बाद सहाय काका रेखा के पास गए और जल्द से जल्द राहुल को उनके पास ले चलने को कहा। लेकिन उस समय रेखा इतनी परेशान थी कि उसने सहाय काका की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने सहाय काका को इस तरह नज़रअंदाज कर दिया जैसे वो उन्हें जानती ही नहीं। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है, और वो दुनिया बहुत ही दर्द भरी और डरावनी है। ऐसा उस रात के सपने की वजह से था। वो हर वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती। सपने में दी गई सुरेश की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे सब हकीकत लग रहा था। जिस वजह से सुरेश ने उसे धमकी दी थी, वो सिर्फ उसी वजह के बारे में सोचती रहती है। क्या हुआ बेटी, तू किस ख्याल में डूबी हुई है? सहाय काका ने रेखा से उसकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए। क्या बताऊं काका, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं अब खुद के लिए ही बोझ बन गई हूँ, और राहुल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है। उसे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। रुआसी आवाज़ में रेखा ने जवाब दिया। क्या हुआ है, बता तो सही, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूँ, सहाय काका ने फिर से पूछा। लेकिन बार बार पूछने के बाद भी रेखा ने सहाय काका की बातों का जवाब नहीं दिया। उस गांव में सहाय काका के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो रेखा से बात करता था या फिर रेखा जिसे जानती थी, क्योंकि रेखा न तो किसी से बात करती थी और ना ही किसी के घर जाती थी। वो सुबह स्कूल जाती, शाम को स्कूल से आती और पूरा टाइम घर के अंदर ही रहती। सहाय काका रेखा की मदद करना चाहते थे, लेकिन रेखा की बातों की वजह से सहाय काका भी उससे दूर हो गए थे। उस दिन के बाद उन्होंने रेखा के घर जाना बंद कर दिया। रेखा ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो पूरा दिन घर के अंदर रहती। राहुल भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थी। रेखा को मानो जैसे उसकी फिक्र ही नहीं थी। कुछ दिनों पहले तक जो रेखा अपने बेटे राहुल को बचाने के लिए सहाय काका की मदद ले रही थी, उसी रेखा के सामने अब राहुल हर पल मौत के मुंह में जा रहा था और वो उसे मरता देख रही थी। क्या उस रात सपने में उसने जो कुछ भी देखा था उसका उससे इतना बड़ा सदमा लगा
कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी, या फिर वजह कुछ और ही थी? ये पूछने वाला भी तो कोई नहीं था। उसके अपने उससे दूर हो चुके थे, उससे रिश्ता तोड़ चुके थे। रेखा ने सपने में जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक सपना था, या फिर उसकी हकीकत से कुछ लेना देना था? वो जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। वैसे उस सपने का कुछ ना, तभी तो रेखा बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप ना तो ढंग से खाना खा रहे हो, ना ही मुझसे बातें कर रहे हो। राहुल भी मुझसे कई बार पूछ चुका है कि पापा को क्या हो गया है, अब वो मुझे प्यार नहीं करते। अपने पति के ख्यालों में डूबी हुई रेखा अपने पति के साथ बिताए हुए अंतिम पलों के बारे में सोच रही थी। ऐसा नहीं था कि सुरेश रेखा और राहुल से प्यार नहीं करता था। वो अपनी पत्नी और बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन आत्महत्या करने के कुछ दिनों पहले से उसका व्यवहार उन दोनों के लिए अचानक बदल गया था। उसके मन में उन दोनों के प्रति नफरत पैदा हुई। सुरेश का बदला हुआ व्यवहार रेखा समझ में आ रहा था, इसीलिए वो उसके बदले हुए व्यवहार का कारण जानने की कोशिश करती। लेकिन सुरेश उसकी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि उसे गुस्से से घूरने लगता और उससे दूर चला जाता। राहुल भी जब उसके पास आने की कोशिश करता तो वो उसे भी धक्का देकर खुद से दूर कर देता या उसे डांट कर भगा देता। एक दिन सुरेश अपने कमरे में गुमसुम उदास बैठा था। उसकी आंखों में नमी थी और उसके चेहरे पर मायूसी और निराशा साफ साफ दिख रही थी। तभी राहुल भागता हुआ उसके पास आया और उससे लिपट गया, लेकिन उसे प्यार करने के बजाय सुरेश ने उसे धक्का दे दिया और वहाँ से जाने लगा। लेकिन जाते जाते बोला, नाजायज़ कहीं का। रेखा उसी कमरे में थी और उसने सुरेश की वो बात सुनी जिसके अगले 2 दिनों बाद ही सुरेश ने आत्महत्या कर ली थी। रेखा बीते हुए दिनों के बारे में सोच रही थी, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और वो अपने अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान में आ गई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसका पूरा अतीत उसकी आंखों के सामने से गुजर गया, क्योंकि वो जिसे पीछा छुड़ाकर अनजान जगह आई थी वही उसके सामने खड़ा था। उस इंसान को देखते ही रेखा को अपने पति सुरेश फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई देने लगा और उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। मेरी एक गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं वो भूल कर आगे बढ़ चुकी हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रुआसी आवाज़ में रेखा बोली, मैं यहाँ किसी से कुछ छीनने या लेने नहीं आया हूँ। जो मेरा अपना है सिर्फ वही लेने आया हूँ। वो ले लूँ फिर तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा, वो बोला। उन दोनों की बातचीत सुनकर राहुल रेखा के पास आ गया। उस समय राहुल की आंखें एकदम लाल थी। उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे कट के निशान थे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने चाकू से उसके पूरे शरीर पर घाव किए हो। उसकी हथेली, उसके पाँव, उसके पेट, यहाँ तक कि उसके गले और माथे में भी छोटे छोटे कट के निशान थे। राहुल के निशान देखकर भी रेखा शांत रही। उसके मन से जैसे राहुल के लिए दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर धक्का देते हुए बोली, जिसके लिए तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, ले जा उसे अपने साथ। अब दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके तुरंत बाद दरवाज़ा खटखटाते हुए रोता हुआ राहुल बोला, मम्मी दरवाज़ा खोलो, मम्मी दरवाज़ा खोलो। लेकिन रेखा ने दरवाज़ा नहीं खोला। उससे कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई, क्या हुआ रेखा बेटी, तूने राहुल को घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? वो आवाज़ सुनकर रेखा ने दरवाज़ा खोला और देखा कि राहुल का हाथ पकड़े सहाय काका खड़े हैं। बेटी, तूने राहुल को बाहर निकालकर दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? सहाय काका ने पूछा। जो इसे लेने आया था, मैंने इसे उसे सौंप दिया था, रेखा ने जवाब दिया। कौन और किसे लेने आया था? हैरान होते हुए सहाय काका ने फिर पूछा। वही जो दरवाजे पर खड़ा था, रेखा ने जवाब दिया। लेकिन दरवाजे पर तो कोई भी नहीं था। मैं अपने घर के बाहर बने चबूतरे पे बैठा सब कुछ देख रहा था। तूने एक बार दरवाज़ा खोला और बंद कर दिया। उसके कुछ देर बाद फिर से दरवाज़ा खोलकर राहुल को बाहर निकाल कर फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत, सहाय काका बोले। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। अब जाइए यहाँ से,
मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपको कोई परेशानी हो। रेखा झुंझलाते हुए बोली, अब तो मैं यहीं रहूँगा तेरे पास जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं बताएगी। बता, कौन सी बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? क्या है जो तू मुझसे छुपा रही है? सहाय काका तेज़ आवाज़ में बोले। सहाय काका की बातों में अपनापन महसूस करके रेखा ने शुरुआत से बताना शुरू किया। काका, मेरे साथ अतीत में जो कुछ हुआ है उसी की वजह से उस दिन जब आपने मुझे राहुल को किसी अच्छे तांत्रिक के पास ले जाने का कहा तो मैंने ये कहकर आपकी बात टाल दी थी कि मैं जादू टोने और तांत्रिकों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा फिर वैसा कुछ मेरे साथ हो। जब तक मैं तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ी थी तब तक मेरा खुशहाल परिवार था। मेरे पति सुरेश और मैं बहुत खुश थे। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारी संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने ये बात अपनी माँ से बताई तो वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई ताकि वो मंत्र से या किसी तंत्र क्रिया से मेरी समस्या का समाधान कर सके। वो इन सब बातों में बहुत विश्वास करती है। बस उसी दिन से वो सब शुरू हुआ जिससे मैं आज तक बाहर नहीं निकल पाई और मैंने अपने पति सुरेश के साथ अपनी इज्जत, अपना परिवार, सब कुछ खो दिया। ये उस दिन की बात है जिस दिन मेरी सास मुझे पहली बार उस तांत्रिक अजय के पास लेकर गई थी। वो घने जंगल के बीच बने काली माता के पुराने मंदिर के पास ही अपनी तंत्र क्रिया करता था। उसके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता था वो उसके समाधान के लिए वहीं मंदिर के पास ही झाड़ फूँक किया करता था। जब मैं पहली बार उसके पास गई तो मुझे सब कुछ सामान्य लगा। हालांकि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर भी अपने पति और सास के कहने पर मैं वहाँ गई। उसने मेरी सास को बताया कि किसी ने तंत्र साधना करके मेरी कोख बांध दी है। उसे तंत्र साधना करके ही खोलना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ सामान लगेगा। उसके पास मोर पंख था और उस मोर पंख से बना हुआ एक झाड़ू था। उसने उस झाड़ू से मुझे 7 बार झाड़ा और फिर सोमवार के दिन पूजा हवन में लगने वाले सामान की लिस्ट दी, जिसे साथ लाने को कहा। मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि तंत्र साधना से कोई किसी की कोख को बांध सकता है, लेकिन मेरे पति और मेरी सास को इस बात पर पूरा भरोसा हो गया था। मैं बस किसी भी तरह माँ बनना चाहती थी, इसीलिए सोमवार की सुबह उस तांत्रिक द्वारा दिए गए सामान की लिस्ट का पूरा सामान लेकर हम तीनों उसके पास पहुँच गए, जिसमें लाल सिंदूर, सुहागन का पूरा श्रृंगार, लाल साड़ी, मिठाई, इत्र, हवन सामग्री और एक ताबीज़ था, और वो ताबीज़ खाली था। उस दिन मैंने उस अजय के बारे में एक अजीब बात महसूस की। मैंने महसूस किया कि वो मुझे बहुत अजीब ढंग से घूर रहा था और उसके होठों पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान थी। मुझे उसकी आंखों में हवस साफ दिख रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। वो मुझे किसी न किसी बहाने से छूने की कोशिश करता, कभी मेरे पेट पे हाथ फेरता, तो कभी मेरे माथे पर, तो कभी मेरा हाथ पकड़ता। ये सब वो झाड़ फूँक करने के बहाने कर रहा था, लेकिन मेरी सास और मेरे पति उसे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उन दोनों को उस तांत्रिक पर पूरा भरोसा था कि वो जो भी कर रहा है वो करना ज़रूरी है, लेकिन मुझे उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। इसीलिए मैंने उसे 1-2 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने मुझे ही चुप करा दिया। उसके बाकी का सामान लेने के बाद जैसे हवन सामग्री और श्रृंगार उसने अपने पास रख लिया, लेकिन खाली ताबीज़ में वहीं पास के हवन कुंड की राख भरकर मुझे पहना दिया। मिठाई को हाथ में लेकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा कि वो सिर्फ मुझे ही खानी है। जब वो मंत्र पढ़ रहा था तो उसने एक हाथ से मिठाई का डब्बा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मेरा हाथ, और मेरी आंखों में घूर रहा था। उसके बाद से उसने अगले सोमवार को फिर बुलाया और कहा कि वो अभिमंत्रित करके एक और ताबीज़ देगा, जिसे पहनने के 1 महीने के अंदर ही खुशखबरी मिलेगी। उस समय तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर जाकर जैसे ही मैंने मिठाई खाई उसके कुछ देर बाद अजय मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ उसी का ख्याल था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई मेरे कान में अजय अजय कह रहा हो। मुझे सपने में भी अजय दिखाई देने लगा था। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने पति से दूर रहने लगी थी। सोमवार के दिन जब मैं अपने पति के साथ फिर उसके पास गई
तो उसे देखते ही मुझे उसके लिए खिंचाव महसूस हुआ। मैं उसके लिए मचल रही थी। मेरे मन में उसके साथ संभोग करने के ख्याल आ रहे थे। वो पहली बार था जब मैं अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द के बारे में ऐसा सोच रही थी। पिछली बार उसने मुझे जो ताबीज़ देने को कहा था वो देते हुए बोला, मैंने कोख का बंधन खोल दिया है। अभी जब तक गर्भ न ठहर जाए तब तक इसे अपने से दूर मत करना। उसके बाद भी इसे पहने रहना, और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, शव यात्रा से आए हुए व्यक्ति से जब तक वो नहाकर पवित्र ना हो जाए और शव से दूरी बनाकर रखना, नहीं तो इस ताबीज़ का असर खत्म हो जाएगा। तंत्र मंत्र और जादू टोने पर मैं भरोसा नहीं करती थी और तांत्रिकों को ढोंगी मानती थी, लेकिन मिठाई खाने के बाद मुझे तांत्रिक अजय की सारी बातें सच्ची लगने लगी थी। फिर उसने एक और बात कही, एक और तंत्र क्रिया बाकी है जो घर पर होगी, उसके लिए मैं शाम को आऊँगा। मेरे पति किसी भी तरह पिता बनना चाहते थे, इसलिए बिना सोचे समझे उसकी बात मान गए। रात होते ही वो मेरे घर आ गया। उसने तंत्र क्रिया के बारे में मेरी सास और मेरे पति को सब कुछ बताया। पहले तो मेरे पति ने वो क्रिया करने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अजय वो क्रिया मेरे साथ बंद कमरे में करना चाहता था, जिस वजह से मेरे पति को उस पर शक हुआ। लेकिन मेरी सास तो पूरी तरह उस पर भरोसा करती थी, जिस वजह से उन्होंने मेरे पति का विरोध दबा दिया और मेरे पति को उसकी बात माननी पड़ी। वो मुझे अपने साथ मेरे बेडरूम में ले गया। वहाँ उसने मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसने मुझे कुछ खाने को दिया और मंत्र पढ़ने लगा, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब सुबह के 10 बज चुके थे और अजय जा चुका था। उस रात के बाद अजय अगले 3 सोमवार मेरे घर आया और मेरे साथ वही सब किया जो उसने उस रात किया था। लेकिन वो मेरे साथ बंद कमरे में क्या करता था मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे इस बात का एहसास होता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत क्या है मुझे याद ही नहीं रहता था। उसके जाने के बाद मेरा पूरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करता था और मुझे उठकर बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर 1 महीने बाद वो हुआ जो उसने बोला था, जिसके बाद मैं वो दर्द भूल गई। मुझे लगा मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। मैं माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर मेरे पति और सास बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन सिर्फ 2 ही हफ्तों बाद उनकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि मेरा गर्भपात हो चुका था। ये खुशखबरी मिलने के बाद कि मैं गर्भवती हूँ, उसके बाद गर्भपात होने तक मतलब 2 हफ्तों तक मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का अजय से कोई भी संपर्क नहीं हुआ। लेकिन गर्भपात होने के बाद मेरे ना चाहते हुए भी फिर एक बार मेरी सास मुझे ज़बरदस्ती उसके पास ले गई। गर्भवती होने के बाद भी मेरे दिमाग से अजय का ख्याल नहीं जाता था। उसका चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता था, लेकिन ये बात मैंने किसी से नहीं बताई थी। मैं अपने पति के साथ संभोग करते हुए भी उसी के बारे में सोचती थी। मैं ऐसा महसूस करती थी जैसे वही मेरे साथ वो सब कर रहा है। मैं बहुत बार ये सोचने की कोशिश करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती थी। गर्भवती होने के बाद एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, मेरी आंखें बंद थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे पैरों की तरफ 2 लोग काले कपड़े पहने आकर खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा सच में ही मेरे सामने काले कपड़े पहने 2 आदमी खड़े हैं। उनका चेहरा पूरी तरह काला था। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अगर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना होती तो शायद मेरी चीख निकल जाती। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरे होंठ काँप रहे थे। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछने की कोशिश की कि वो दोनों कौन हैं और अंदर कैसे आए, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तभी कमरे में मेरे पति सुरेश आ गए। मेरी नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, वो दोनों आदमी वहाँ से गायब हो गए। मैंने अपने पति से उन दोनों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ये कहकर कहा कि वो दोनों आदमी तुम्हारे मन का वहम थे, क्योंकि तुम बीमार हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है और तेज़ बुखार में ऐसा होता रहता है। मेरी बात को उन्होंने अनसुना कर दिया। उसी रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब भी मैं आँख बंद करती मुझे वो दोनों आदमी अपने पास खड़े महसूस होते। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन दोनों ने मेरे हाथ पकड़े और मुझे अपने साथ ले जाने लगे। उस वक्त मेरे पति भी मेरे बगल में ही सो रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मेरा शरीर मेरे वश में नहीं है, मैं किसी और के ही वश में हूँ और वही कर रही हूँ जो वो चाह रहे हैं। वो दोनों आदमी मेरा हाथ पकड़े मुझे अपने साथ घने जंगल के बीचों बीच ले गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। चारों तरफ बहुत घना अंधेरा था। मुझे उस अंधेरे में घने जंगल के बीच दूर से आती एक रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसकी तरफ वो दोनों मुझे ले जा रहे थे। झाड़ियाँ बहुत घनी थी, जिनसे टकरा कर मेरे हाथ छिल रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। कुछ देर तक चलने के बाद मेरे शरीर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मैं चक्कर खाकर गिरने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों ने अपने कंधों पर मेरे हाथ रखे और मुझे उठाकर ले जाने लगे। मैं अपने पैर नहीं उठा पा रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों मुझे उस जलती हुई आग के पास ले जा चुके थे। उसके पास पहुंचकर मैंने देखा कि वो आग हवन कुंड की थी, जिसके पास बैठा अजय आहुति डाल रहा था। उसके पास पहुंचकर मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। मेरे शरीर की कमज़ोरी और बुखार एकदम गायब हो गए। उस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैं डरी और सहमी अपने चारों तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि मैं रात के इस वक्त ये कहाँ हूँ और ये अजय क्या कर रहा है। तभी वो उठकर मेरे पास आया और मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को अपने बिस्तर पर पाया। कितना बुरा सपना था, मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ देखे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे दोनों ही हाथों में छिलने के निशान थे। वो निशान वैसे ही थे जैसे कटीली झाड़ियों से रगड़ने के बाद होते हैं। मैंने अपने दोनों हाथ दिखाकर वो बात रमेश से बताई, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया और ये बात कहकर मेरी बात टाल दी कि मैंने तुम्हें नया कंबल उड़ाया था, उसी से ही तुम्हें रैशेज़ हुए हैं। मैंने उनकी बात पर भरोसा कर लिया, क्योंकि वो तो एक बुरा सपना था, मैंने ये सोचा। लेकिन जब मैं नहा रही थी तब मैंने अपने शरीर पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं कांप उठी। मेरे शरीर पर ऐसी जगह दांतों के निशान थे जिसके बारे में मैं अभी ना आपको बता सकती हूँ और ना ही तब अपने पति या सास को बता सकती थी, क्योंकि वो निशान उस जगह पर थे। अगर मैं उसके बारे में किसी से बताती तो मुझे चरित्रहीन समझ लिया जाता, इसीलिए मैंने वो बात किसी से नहीं बताई। वो निशान देखने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मैंने रात में जो देखा वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। लेकिन तब भी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त मेरे गले में अजय की दी हुई 2 ताबीज़ें थी। वो दोनों ताबीज़ कौन सी थी ये तो आप जानते होंगे। लेकिन उसी दिन नहाते वक्त वो दोनों ताबीज़ें अपने आप ही टूटकर गिर गई, जिसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर का आधे से ज़्यादा बोझ कम हो गया और मैंने अपने आप को हल्का महसूस किया। लेकिन तभी मुझे रात के बारे में सोचकर वो एहसास हुआ जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने महसूस किया कि अजय ने मेरे साथ क्या क्या किया, वो सोचकर मेरी रूह कांप गई। उसने चारों सोमवार की रात मेरे साथ क्या किया वो मुझे उस वक्त भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वो सब सोच सोचकर घुट रही थी और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने बहुत सोचा कि अपने पति से वो सब बताऊं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा रही थी। फिर उसके अगले ही दिन मेरा गर्भपात हो गया। जैसे ये बात मेरी सास को पता चली वो तुरंत मुझे अजय के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उन्होंने मेरी तबीयत ठीक होने का इंतज़ार किया। जैसे ही मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ वैसे ही मेरी सास और मेरे पति मुझे एक बार फिर उसी अजय के पास ले गए, जिसके बारे में सोच सोच कर मेरी रूह कांप जाती थी और मुझे अपने आप से घिन होने लगी थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वैसे ही वो बोला, आइए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता था कि आप मेरे पास ज़रूर आओगे। उसकी बात सुनकर हम तीनों हैरान रह गए। वो आगे बोला, मैंने जो ताबीज़ दिए थे वो दोनों ही टूट कर गिर चुके हैं। मैं उस वक्त बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी और कुछ नहीं बोली। मेरी खामोशी से वो समझ गया कि मेरा खामोश रहना मेरी मजबूरी है, इसलिए उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और फिर से मेरे साथ वही सब किया। उसने फिर से मुझे 2 ताबीज़ दिए और कहा, जब तक मैं माँ नहीं बन जाती तब तक मैं ताबीज़ अपने से दूर नहीं कर सकती। मैं घुट घुट कर जी रही थी, लेकिन जब मैं माँ बनी तो मैं सब दुख, दर्द, तकलीफ़ और बेबसी भूल गई।
माँ बनने के बाद मेरी सास ने मेरे गले से वो दोनों ताबीज़ उतार कर फेंक दिए, जिसके बाद फिर से वही एहसास हुआ जो पहली बार ताबीज़ टूटने के बाद हुआ था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। माँ बनने के बाद मैंने सोचा कि शायद अब अजय से मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो कभी कभी हमारे घर आता रहता था। जब भी मैं उसे देखती थी तो मेरे दिमाग में वो सभी यादें और वो घिनौना काम जो मेरे साथ करता था वो सब घूमने लगता था। तब तक वो ताबीज़ मेरे पास थे। तब तक भले ही मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे वो ताबीज़ मुझसे दूर हुए वो सब मुझे याद आ गया जो वो मेरे साथ करता था। वो यादें डरावने सपने बनकर मेरे साथ थी, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं रात में सोते हुए उसका नाम लेकर चीख पड़ती। मैंने अपने पति से कई बार कहा कि वो अजय को घर पे ना आने दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। माँ बनने के 1 साल बाद मेरी शिक्षक की नौकरी लग गई और फिर मैंने और मेरे पति ने एक दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। 8 साल बाद जब हमें लगा कि अब दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए, तब मेरा सामना उस हकीकत से हुआ जिसके बारे में जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि तब मुझे पता चला कि भले ही राहुल को मैंने जन्म दिया था, लेकिन उसके पिता मेरे पति सुरेश नहीं बल्कि वो तांत्रिक अजय था। 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी जब मैं माँ न बन सकी तो मेरे पति ने एक बार फिर उस अजय के पास जाने की बात कही, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि उसने गर्भ बंधन खोल दिया था, तो उसके पास जाने से अच्छा किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिस हकीकत से मैं और मेरे पति अनजान थे, वो हकीकत डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चल गई। डॉक्टर ने हमारी ज़रूरी टेस्ट किए, जिसके बाद ये पता चला कि मेरे पति कभी भी पिता नहीं बन सकते। मैं कई बार नींद में अजय का नाम लेती थी और उसी का नाम लेते हुए जागती थी, और मेरे पति मेरे पास ही होते थे। जिस दिन मेरे पति डॉक्टर के पास से रिपोर्ट लेने गए थे, उस दिन उनके साथ अजय भी था। उन दोनों के बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसी दिन से उन्हें मुझसे और राहुल से नफ़रत हो गई थी और फिर उन्होंने वो खौफनाक कदम उठा लिया। उसके बाद भी अजय ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तब मैं थक हार कर उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे दूर यहाँ आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में आज भी वो है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। रेखा ने अपना पूरा अतीत सहाय काका के सामने खोल कर रख दिया। रेखा की पूरी बात सुनने के बाद आपकी समझ में ये तो आ गया होगा कि उसका पति सुरेश सपने में उसे धमकी क्यों दे रहा था, और सपना देखने के बाद वो राहुल से नफरत क्यों करने लगी थी। अब कहानी में आगे क्या हुआ वो जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म होती है। अभी भी बहुत से रहस्य खुलने बाकी हैं, जैसे सहाय काका की कहानी का रहस्य, उन दोनों कमरों और ताले के खुलने का रहस्य। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो ये भी जानना बाकी है कि क्या रेखा का पीछा अजय छोड़ देगा और क्या शांता से सहाय काका राहुल को बचा लेंगे। अगर हाँ तो कैसे। आपको यहाँ तक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके सारे सवालों के जवाब लेकर मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।